हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हरियाणा की इकोनॉमी, और उसमें जो अपना कंसेप्ट है वो है एग्रीकल्चर इन हरियाणा या हरियाणा एग्रीकल्चर। एक ही बात है, वो हम पढ़ेंगे कि जब पंजाब से अलग हुए तब हमारे एग्रीकल्चर की क्या पोजीशन थी, कौन सी जो क्रॉप थी उनका हम प्रोडक्शन कर रहे थे, किस रेट में कर रहे थे, ठीक है। और हम क्या एग्रीकल्चर के सेक्टर में अगर मैं इंडिया से कंपैरिजन करूं तो हम पिछड़े हुए हैं या फिर हमने काफ़ी डेवलपमेंट कर रखा है, तो उन सब पॉइंटों को हम यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट डेटा भी आपको करवाऊँगा 2023 का साथ के साथ, और जो आपके बुक में दे रखा वो तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी एग्रीकल्चर। हरियाणा के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो लीडिंग ऑक्यूपेशन है। लाइक जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विस है, वैसे ही आपका एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग दिया गया है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा स्टार्टिंग से ही डेवलप था, क्योंकि जब हम पंजाब से अलग हुए तो उस टाइम भी, क्योंकि पंजाब खुद जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में देश के आप बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट स्टेट्स के अंदर आता है। तो नियर अबाउट जोग्राफिकल एरिया की बात करूं तो जब पंजाब से अलग हुआ तब 80% था, लेकिन मैं आज 2023 की बात करूं तो 70% जो जियोग्राफिकल एरिया अपने पास है हरियाणा के पास, जहां पर कृषि की जा सकती है, कल्टीवेशन किया जा सकता है। और इसमें करीब करीब आप ये मान लो कि 90% के नियर अबाउट आप जो है ट्यूबवेल वगैरह से या फिर नहरों वगैरह से सिंचाई भी कर सकते हैं, ठीक है। हरियाणा जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है वीट के प्रोडक्शन के अंदर, अगर मैं बात करता हूँ नेशनल लेवल पर, और थर्ड राइस के अंदर है। ऑब्वियसली बात है, पहला आपका पंजाब यहाँ पर आ जाते हैं। तो फूड ग्रेन की अगर मैं बात करता हूँ तो हरियाणा जो है बासमती जो राइस है उसको सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होता है। कहने का मतलब हरियाणा का बासमती राइस इंडिया को छोड़ो बाहर भी फेमस है अपना। नेक्स्ट अगर बात करें फिर हरियाणा क्या कुछ अचीव किया भी, वीट जो पर हेक्टेयर, या आप मान लो कि 5.183 यानी कि 5 kg पर हेक्टेयर 2011-12 में होते थे, उसको बढ़ाकर और ज़्यादा कर दिया गया है। इसके लिए अलग अलग टेक्निक यूज़ की गई है कि प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। हरियाणा और पंजाब दोनों को मिलाकर ग्रेन ब्लो बोला जाता है, यानी कि धान का कटोरा हम कहते हैं। तो परसेंटेज जो एग्रीकल्चर सेक्टर का है हरियाणा की जीडीपी में, जब पंजाब से अलग हुआ तब 56% था, और आज के टाइम में कितना है 14% हम बोल सकते हैं। तो इतना जो प्रोडक्शन हुआ है, यानी कहने का मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर आप बोलो सर फिर ये तो कम हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो गया, कम। कहने का मतलब डिपेंडेंसी कम होगी। डिपेंडेंसी इन द सेंस है कि मान लें कि जीडीपी के मैं बात करता हूँ, किसके बारे में बात करते हैं, जीडीपी में। जीडीपी में आज के टाइम में हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री सेक्टर टॉप पर है। कितना, कौन सा सेक्टर, सॉरी इंडस्ट्री आता है 28% पे, और टॉप पे सर्विस सेक्टर है, और सेकेंड पे आता है सर्विस, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ आपको थोड़ा दिखेगा। अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट वन, सबसे पहले सर्विस सेक्टर है, यानी कि सर्विस सेक्टर का जीडीपी में हरियाणा की 51% रोल है। फिर इंडस्ट्री सेक्टर का, किसका है, इंडस्ट्री सेक्टर का 2023 के डेटा करवा रहा हूं, ये 28% है। और अगर मैं फिर करता हूं एग्रीकल्चर का, जो अपना आज का टॉपिक भी है, ये 21% जीडीपी के अंदर इसका हिस्सा है। कितना हिस्सा है, 21%, ठीक है। ये आपको याद रखना। कहने का मतलब है डिपेंडेंसी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से कम हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह नहीं किया। इसका मतलब ये है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम डेवलप स्टेट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जो एम्प्लॉयमेंट है वो अब भी आधे से ज़्यादा एग्रीकल्चर पे लगा हुआ है, आप ये मान सकते हो हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हुईगी, उसकी प्रोस्पेरिटी क्या है, ये सारे पॉइंट हम इसी टॉपिक में कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। वन बाय वन हम करेंगे। अगर मैं आगे बात करता हूँ फूड ग्रेन प्रोडक्शन कि हरियाणा के अंदर जो है अनाजों का उत्पादन कितना होता है, तो जब 13-14 की बात हम करते हैं तो 17 मिलियन के आसपास था, जिसमें से 2.9 यानी कि करीब करीब आप मान लो कि आज के टाइम में 3% जो है वो 96-97 में तो कितना था, 3% था, यानी कि सॉरी 3 मिलियन टन था, और अब ये करीब करीब 20 के आसपास हो गया। कितना हो गया, 20 मिलियन टन के आसपास। इसका रीज़न क्या है कि फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन है, गेहूं अनाज जो आप भी बनाते हो, जैसे कि हम वीट राइस की बात करते हैं, पल्सेस की बात करते हैं, ठीक है, मेज़ की बात करते हैं, मक्के की बात करते हैं, तो उनमें प्रोडक्शन बढ़ा है। कैसे बढ़ा है वो हम देखते हैं। उसका रीज़न क्या था, एक तो एग्रीकल्चर की पॉलिसी हरियाणा के अंदर अच्छी खासी रही है, ठीक है। चाहे किसी की भी सरकार हो, सबने एग्रीकल्चर सेक्टर पे अच्छा खासा फोकस किया है। एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम है, जैसे अपने हिसार के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ HAU जिसको हम बोलते हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो सेटअप की गई है। वहाँ पर अगर बीज जो उन्नत किस्म के होते हैं, जिसको BT बोलते हैं हम, ठीक है ना, यानी कि बायोटेक, कहने का मतलब जिसमें वाटर की कंजप्शन कम होती है, आप ये बोल सकते हो।
तो उसके ऊपर भी काम किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, स्टोरेज हाउसेज वगैरह सब कुछ आपने देखा हो। अगर आप हिसार से सिरसा की तरफ जाते हैं तो डंडोर गांव के आसपास आपने स्टोरेज देखे होंगे गवर्नमेंट के, जो स्टोर करने के लिए। फिर या वीट, राइस, बाजरा, ऑयल सीड, शुगर कैन, इसके प्रोडक्शन में हरियाणा आगे रहा है। एक तो ये तो सारा का सारा फूड ग्रेन था। इसके साथ साथ आप बोलते हो हॉर्टिकल्चर, बागवानी हो गया, ठीक है, इनके ऊपर भी ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। आपने देखा जो छोटे किसान होते हैं वो आजकल ये हॉर्टिकल्चर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, वो बागवानी लगाते हैं। इससे क्या होता है कि जो अपनी लैंड है उसकी जो फर्टिलिटी है, उर्वरक क्षमता है, वो तो बढ़ती ही बढ़ती है। साथ के साथ एक पैटर्न भी चेंज होता है, क्रॉप आप बोल सकते हो रोटेशन चलता रहता है, ठीक है, और ये ज़रूरी भी है। तो अगर मैं बात करता हूँ इसके मीनिंग का, जो एग्रीकल्चर वर्ड है, ये एग्री जो वर्ड है लेटिन वर्ड एग्री से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फील्ड के रिगार्डिंग, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन के रिगार्डिंग। कहने का मतलब एग्रीकल्चर एक आर्ट एंड साइंस है। किस चीज़ का सर? प्रोडक्शन ऑफ, किस चीज़ का प्रोडक्शन करोगे जी? प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, जो आप क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हो, क्रॉप्स या लाइव स्टॉक, जो भैंस वगैरह पशुपालन आप करते हो, वो तो है ही है, वो भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट होता है, ठीक है। यानी कि एग्रीकल्चर वाइडर टर्म में क्या है, हर वो एस्पेक्ट जो कल्टीवेशन से जुड़ा हुआ है, जो आपके खेती से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड हम करते हैं। मेन पर्पज क्या कुछ देर का इसके अंदर मेन पर्पज है प्रोड्यूस करना वेज फूड। क्या प्रोड्यूस करना है? वेज फूड। वेज फूड का मतलब वो फूड जो एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वेज फूड। यानी कि जो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, उनका उपभोग किया जाता है, जैसे मिल्क हो गया, वेजिटेबल हो गया, पल्सीज होगी, रॉ मटेरियल हो गए, सारे के सारे किस में आ जाएंगे? आपके एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने अब तक पढ़ा कि एग्रीकल्चर है क्या, ये इसका मीनिंग क्या है, और जब पंजाब से अलग हुआ तब क्या है, और इसके अंदर एक क्वेश्चन जो ग्रेन ब्लो है, पंजाब के साथ मिलकर ही हरियाणा को बोला जाता है। अब बात करते हैं इसके रोल क्या क्या है, रोल ऑफ एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करता हूं कि एग्रीकल्चर के रोल क्या क्या है। फर्स्ट वन बात करते हैं कि स्टेट की, जो हरियाणा जो स्टेट है उसकी जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का अभी मैं करवा के आया हूँ, लेटेस्ट जो डेटा है वो तो आपका 21% है। कितना है? 21% अभी किया है, ये तो 21% है। और इसके बाद अगर बात करता हूँ स्टार्टिंग के अंदर 56% के नियर अबाउट था, जो अब पहले 14% हो गया था, अब फिर बढ़ के 21% हो गया, आप ये मान सकते हो। तो इसका बेनिफिट क्या क्या है? इसने बोला भी कोई भी डेवलप, आप कोई भी नेशन उठा के देख लेना जो विकसित देश है, चाहे अमेरिका है, इंग्लैंड है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जो भी है XYZ, वो क्या है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी उनकी कम है। इट मीन्स ये नहीं कि उसके एग्रीकल्चर के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं लेके आए इसलिए उनका प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि अब लोग इंडस्ट्री की तरफ जाने लगे हैं, सर्विस सेक्टर की तरफ जाने लगे हैं। एक सर्विस सेक्टर ऐसा आता है जो किसी भी स्टेट को वहाँ पर कॉस्ट कम होती है, जैसे टूरिज्म वगैरह हो गया, कम्युनिकेशन वगैरह हो गया, ये सारे क्या सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाते हैं। वेयर हाउसिंग वाली फैसिलिटी होगी, सारे शेयर आपकी हम बोल सकते हैं कि सर्विस के अंदर आ जाता है। तो जीडीपी के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन 2014-15 में 14% था, जो अब बढ़कर 21% नियर अबाउट है अपना जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन। अगर हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, अभी मैं बता चुका हूं, ऐसी चीज़ें जो मासेस के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा कंज्यूम की जाती है, उनकी लाइफ के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? वेज फूड कहलाता है, जिसके अंदर वीट, राइट, पल्सेज, ये मसेज, ये सब कुछ आ ही जाता है आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, हाफ, आधे से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। आप सबको भी जानते हो भी, कोई ना कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके घर खेती वगैरह नहीं करते अपने हरियाणा में, तो कोई ना कोई तो है। हाँ, किसी की ज़मीन कम है, किसी के पास ज़्यादा है, कोई खुद की ज़मीन पे कर रहा है, कोई ठेके के लेके कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पता ही नहीं कि एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, अब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बूस्टअप करना है। इंडस्ट्री का रोल 28% था, अगर उसको बूस्टअप करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा सर? एग्रीकल्चर से आएगा। कहाँ से आएगा? जैसे कपास है, बिनोला वगैरह बनाते हो, ये आ जाएगा। गन्ने से चीनी वगैरह बनाते हो, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कॉटन का यूज किया जा सकता है, ऑयल सीड का यूज किया जा सकता है, जो आपके सीरियल्स दे रखे, अनाज वगैरह दे रखे, मोटे अनाज, वो सारे के सारे हम यूज करते हैं, ठीक है। फॉरेन ट्रेड बढ़ता है, क्योंकि बासमती जो चावल है, हम पीछे पढ़ के आए हैं कि उसका जो एक्सपोर्ट वगैरह किया जाता है, ये फॉरेन ट्रेड में भी हेल्प करता है, ठीक है। और इंटरनल ट्रेड में तो करता ही करता है। इंटरनल ट्रेड में कैसे करता है हम, कि जैसे हरियाणा, पंजाब है, यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए जो ज़मीन है, कल्टीवेशन ज़मीन है, वो बहुत अच्छी है। कुछ एरिया जैसे राजस्थान का अगर मैं बात करता हूँ, वहाँ पर नहीं है, तो क्या करता है हरियाणा, वहाँ पर क्या कर देता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान चला जाता है, तो इसलिए क्या इंटरनल ट्रेड भी बना रहता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बढ़ती है, तो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चल पड़ता है, ठीक है। बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाता है, सरकार को भी रेवेन्यू वगैरह मिल जाता है। ये सारे के सारे क्या है, इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करता है कौन? एग्रीकल्चर, हरियाणा के अंदर।
अगर मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट, किसके बारे में बात करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वही भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान भेजोगे आप, फूड ग्रेन वगैरह भेजोगे, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भेजोगे, तो इसका मतलब क्या है? वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प चाहिए कि आपको ट्रांसपोर्टेशन है, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का एग्रीकल्चर से डायरेक्ट लिंक हो गया। अगर हम बात करते हैं फूड कैपिटल फॉर्मेशन की, कैपिटल फॉर्मेशन इन द सेंस है कि आप बड़ी बड़ी मशीनें, वेयर हाउस वगैरह बनाते हो, तो उसके रिगार्डिंग इसने बोला देखो कैपिटल फॉर, एक होता है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिला, एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। अब अनएम्प्लॉयमेंट के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी। क्या होता है? छुपी हुई बेरोजगारी होती है। जैसे कि आपने देखा हो तो ये खासकर गाँव में तो ऐसा मिलता ही है कि भाई वो बोलते हैं ना, जैसे कि बापू भोजनालय में पढ़ रहे हैं सारे के सारे, खुद का काम करना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप इनिशिएट लीजिएगा, आप काम कीजिएगा, तो कैपिटल फॉर्मेशन जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको दूर किया जा सकता है। अगर आप इंडस्ट्री सेक्टर में लगाते हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में अलग अलग वेयर हाउसेज वगैरह बनाते हो, तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि शहर से अगर सिरसा जाते हैं तो डंडोर गाँव के आसपास वेयर हाउस बनाए गए हैं। अब वेयर हाउस में रहेंगे कौन? पर्सन तो चाहिए, हरियाणा से ही चाहिए। अब ये तो है नहीं कि वहाँ से कोई जम्मू कश्मीर का व्यक्ति पकड़ के लाएंगे वो बैठेगा। तो ये क्या है? जो छुपी हुई बेरोजगारी थी, जो गांव में फ्री में बेचारे घूम रहे थे, उनको रोजगार मिल जाता है, तो कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है। सोर्स ऑफ सेविंग की लगातार फार्मर जो होते हैं, आप ये बोल सकते हो कि रिवोल्यूशन के कारण, जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, उसका बेनिफिट तो मिला अमीरों को। किसको मिला? अमीरों को, क्योंकि जो ज़्यादा जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड थी उन्हीं को बेनिफिट मिला, छोटों को नहीं मिला था। लेकिन आजकल जो सरकार ने कर रखा, आपने पता हो तो कि 2,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, किसी भी किसान को बीमा वगैरह किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा? इससे क्या है कि आपकी जो सेविंग वगैरह है किसानों की, वो अब सारी की सारी, ऐसा नहीं कि पानी के लिए चला गया या फसल खराब हो गई तो चला गया। कहने का मतलब हर चीज़ का बीमा किया जा रहा है, तो सेविंग बढ़ेगी तो कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट बनाता है फिर इसमें बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी राष्ट्र का विकास करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर आप बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि यही इंडस्ट्री के लिए क्या करता है? इनपुट प्रोवाइड करता है। तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर का बूस्ट होना जरूरी है, और हरियाणा के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर आप बोल सकते हो कि डेवलपिंग या डेवलप्ड स्टेज पे पहुंच चुका है, तो जिसका बेनिफिट आप सबको दिखता ही होगा। सोशल या पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस। अब गाँव में आपको पता है भाई, अपना जो भारत है ना, वो गांव का देश है। कहने का मतलब है कि इंडिया गांव में बसता है, तो गांव में 65% जो आबादी है वो अभी गांव में रह रही है शहरों के बजाय। तो गांव में ही पॉलिटिशियन को वोट चाहिए। अब वोट चाहिए तो वहाँ पर काम करेगा। पता है गांव वाले कहाँ किस पे डिपेंड है? सर एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। इसलिए तो आपने देखा हो तो ऋण वगैरह इलेक्शन के टाइम पे माफ़ कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ कर दिया जाता है, फ्री में सोलर पैनल लगवाए जाते हैं। तो इसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं, एग्रीकल्चर का बेनिफिट भी समाज को भी होता है, यानी कि इकोनॉमिक को भी होता है, और साथ ही साथ आप बोल सकते हो कि आम लोगों को भी होता है। अब अगर मैं बात करता हूँ क्रॉपिंग पैटर्न इन हरियाणा, पहले क्या था जब पंजाब से हम अलग हुए, और आज के टाइम क्या है, ये पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्रॉपिंग पैटर्न के रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं हम 1 बाय 1 क्रॉपिंग पैटर्न। इसलिए बोला अभी क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आप किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो। आप सिर्फ वीट का कर रहे हो, फूड ग्रेन में किस किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, उससे रिलेटेड हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसलिए बोला क्रॉपिंग पैटर्न हरियाणा का डायनामिक रहा, हमेशा टाइम के साथ साथ चेंज होता चला गया है। पहले जो है आप बोल सकते हो कि जो सीरियल्स है, मोटे अनाज हैं, उनका प्रोडक्शन किया जाता है, पल्सेस दालों का प्रोडक्शन किया जाता है। आज के टाइम में वीट और राइस, हर कोई जीरी लगाए बैठा है, आपको पता हो तो। ठीक है, चाहे वो पानी का एरिया हो या ना हो, तो उसके रिगार्डिंग आ सकता है सारा का सारा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है अभी कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है ना, ये बदलता रहना चाहिए। क्यों बदलता रहना चाहिए? क्योंकि ज़मीन के अंदर जो उर्वरक वगैरह होते हैं वो भी चेंज होते रहने चाहिए। कभी दालें उगा ली, कभी गेहूं कर लिया, कभी कपास, कभी कुछ, कभी गन्ना, कभी, ठीक है ना, समझ में आ गई ना बात। तो इस टाइप से कि उर्वरकता जो है, फर्टिलिटी जो है किसी लैंड की, वो बनी रहती है। तो ये याद रखना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि फार्मर टेंड टू ग्रो द क्रॉप, ठीक है, फॉर विच येट गेट हायर प्रोडक्टिविटी हायर। और फार्मर क्या करता है जी? फार्मर तो जिसमें ज़्यादा बचेगा वो प्रोडक्शन करेगा। इसलिए सरकार इस चीज़ को ध्यान में रखकर कि क्रॉपिंग पैटर्न बदलता रहे, तो छूट देती है कि भाई अगर आपने दालों का प्रोडक्शन किया तो हम सब्सिडी देंगे, बीज के ऊपर देंगे, पानी के ऊपर देंगे, आपके जो नहीं बिकेगी तो हम इस रेट पे लेंगे, पहले ही अनाउंस कर देते हैं ताकि लोग क्या करें, उसको बदल कर पैटर्न को यूज करें। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको यही पड़ेगा, मिलेगा। तो फिर आता है क्रॉपिंग पैटर्न जो इफेक्ट करता है सोइल फर्टिलिटी और सोइल हेल्थ पर। क्यों होता है? अगर आप एक ही टाइप की रेगुलर बेसिस पे एक ही, जैसे गेहूं है, कपास है, गेहूं है, कपास है, ऐसे उगाते हो, तो जो
सोयल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं या माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनके अंदर कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? उनके अंदर कमी आ जाती है। तो यही तो एक चैलेंज है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, यही क्या है कि चैलेंज है। हमेशा ही राइस और वीट का प्रोडक्शन करना कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि आपको क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम हॉर्टिकल्चर बागवानी भी करनी चाहिए। वहाँ पर आप बोल सकते हो सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, इनका प्रोडक्शन भी करना चाहिए, और इनके लिए सरकार, मैंने बोला था, सब्सिडी भी देती है। तो पैटर्न क्या होना चाहिए सर? पैटर्न बदलना भी चाहिए। पैटर्न क्या होना चाहिए? पैटर्न बदलना भी चाहिए। अब पैटर्न बदल कैसे सकते हैं? या तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। किसके थ्रू करते हैं? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ये क्या करता है? ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग फसलें उगाने की बात करता है। जैसे राजस्थान से जो हरियाणा का बॉर्डर लगता है, तो वहाँ पर वीट और राइस का प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। वहाँ पर क्या है, क्योंकि पानी की कमी है, तो यहाँ पर ऑयल सीड या फिर कोर्सा ग्रेन के, आप बोल सकते हैं, मोटे अनाज का प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है। जहाँ पर पानी की ज़्यादा है, जैसे कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो नमी का एरिया हो गया, या फिर भिवानी डिस्ट्रिक्ट के आसपास का जो एरिया है वो नमी का एरिया है, तो वहाँ पर आप वीट राइस का प्रोडक्शन कर सकते हो। कहने का मतलब जहाँ पानी का प्रबंध है वहाँ तो करो। पानी का प्रबंध इन द सेंस है कि ट्यूबवेल वगैरह नहीं है, नहरी पानी सेम एरिया है, वहाँ पर राइस का प्रोडक्शन करना चाहिए, वरना नॉर्मल केसेज में नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या देखा है, हॉर्टिकल्चर बागवानी का आप प्रोडक्शन कर सकते हो, क्योंकि हरियाणा आपको पता है कि 3 साइड से दिल्ली को घेरे हुए हैं। तो एनसीआर में आता है हरियाणा, 1/3 टोटल हरियाणा का 1/3 एनसीआर में आता है। इसका मतलब वहाँ तो कुछ बेच लो, मार्केट तो है हमारे पास, हरियाणा के पास मार्केट तो है, क्योंकि दिल्ली से लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में आपको जो हरियाणा वालों को है वो क्या करना चाहिए, फसलों की है जो बदल बदल कर फसलें बोनी चाहिए, एक पर्टिकुलर फसल पे नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट तो ऐसा तो है नहीं कि हमने प्रोडक्शन कर दिया, मार्केट ही नहीं है, तो ये ध्यान रखना चाहते हैं। इसके अलावा क्या आता है, अगर आप एक ही टाइप की फसलें का प्रोडक्शन करते हो तो ग्राउंड वाटर जो है वो उसमें कमी आती है। क्या आती है? ग्राउंड वाटर में कमी आती है। और ग्राउंड वाटर में कमी आप बोल सकते हो ट्यूबवेल वगैरह से भी आती है। तो क्योंकि जहाँ पर सेम का एरिया नहीं है वहाँ पर आपको जीरी वगैरह जो जिसको राइस बोलते हैं, पैडी बोलते हैं, उनका प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक्सेसिव अगर आप वाटर का यूज़ करते हो जो ज़रूरत नहीं है तो उसका हमेशा ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, हमें डाइवर्ट करना चाहिए वो एरिया, पर्टिकुलर एरिया। जैसे पहले जहाँ पर अगर राइस का प्रोडक्शन किया, पानी वाला है, अब वहाँ पर छोड़ दो, अब वहाँ पर क्या कर लो, अब वहाँ पर आप जो कम पानी की ज़रूरत है, जिसको पानी की ज़रूरत ही ना पड़े, लाइक बाजरा वहाँ पर उगा दिया, अब तो पानी की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पानी तो पहले ही खड़ा है वहाँ पर। तो खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, इनको आपको सीक्वेंस वाइज आपको इसको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा जो फार्मर होते हैं उसको लैंड डेवलपमेंट है या फार्म मैकेनाइजिंग, इनके ट्रैक्टर वगैरह, थ्रेशर वगैरह, इनका यूज करना, टेक्नोलॉजी का यूज करना। आजकल तो करपैन वगैरह आ गई, खेती पहले से बहुत आसान हो गई है। हाँ, रिस्क तो नो डाउट हर सेक्टर से ज़्यादा ही है एग्रीकल्चर के अंदर, लेकिन पहले से कितना आसान हो गया अब तो। ठीक है, पहले अब तो करपैन से आप कटवा सकते हो, डायरेक्ट घर ही आ जाती है। कहने का मतलब आपके तो बोलते हैं ना वाइट कॉलर जॉब टाइप हो गई है। इसके बाद आता है क्रॉपिंग पैटर्न। प्रेजेंट में क्या चल रहा है? अभी प्रेजेंट में जो क्रॉपिंग पैटर्न चल रहा है वो गेहूं और आपका राइस का ही चल रहा है, जो कि ठीक नहीं है। अब सरकार ने क्या किया, जो 40,000 हेक्टेयर जो ज़मीन जहां पर पहले चावल का उत्पादन किया जाता था उसके लिए प्लान बनाया है। उसके लिए एक प्लान बनाया, क्या प्लान बनाया है कि 40,000 में से 15,000 ज़मीन पर हम मेज़ यानी कि बाजरा, मक्का लगाएंगे, और 20,000 पर कॉटन, कपास का प्रोडक्शन करेंगे, और 5,000 पर पल्सित दालों का उत्पादन करेंगे। तो ये प्लानिंग ऐसे करनी पड़ती है कि इस टाइप से अगर हम लेके चलेंगे तभी हम डाइवर्सिफिकेशन कर पाएंगे, तभी हम जो आपकी लैंड है उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखे पाएंगे। आप कंपैरिजन किया गया है 66-67 का और 14-15 का, और प्रेजेंट में भी नियर अबाउट यही रहता है। तो वीट का प्रोडक्शन पहले कम था फिर ज़्यादा हो गया, इसी तरह राइस का प्रोडक्शन पहले कम था फिर ज़्यादा हो गया। लेकिन देखो पहले कोर्सा ग्रेन, मोटा अनाज और दालों का उत्पादन पहले ज़्यादा था और फिर कम हो गया। यानी कि कहने का मतलब शिफ्ट कहाँ हो गया हरियाणा के अंदर जो एग्रीकल्चर लैंड है वो सर कोर्सा ग्रेन, पल्सिस से शिफ्ट होकर वीट और पैडी पे चली गई है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑयल सीड जो बड़ा है वो 212 से 550 के आसपास, कहने के इसके अंदर भी मस्टर्ड ऑयल जो है उसके अंदर ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। और इसके अंदर फिर यही समझाया गया, अगर आप लास्ट में देखोगे ना ये टेबल के नीचे जो दिया गया है इसके अंदर यही बातें बताई गई। क्या बातें बताई गई भाई? ये बताया गया कि राइस का जो प्रोडक्शन है वो 6 गुना बढ़ गया है, ऐसी बातें बताई गई है। वीट का प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गया है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इसको बस एक बार बोलते ना नज़रों में आँखों से निकाल देना, बस क्या बोल रखा है क्या नहीं बोल रखा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो कोर्सा ग्रेन है वो हमेशा आधा हो गया, कहने का मोटा अनाज अब उगाते नहीं दालों का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको क्या करना है ध्यान। और वैसे जो आपकी पल्सिस है दालों का उत्पादन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? ताकि नाइट्रोजन की जो
कमी है वो दूर की जा सके, सोयल जो है वो फर्टिलिटी बनी रहे उसके लिए, इसलिए आपको दालों का प्रोडक्शन करना चाहिए ही चाहिए। और सरकार उसके लिए आपको सब्सिडी वगैरह, ऑयल सीड के अंदर जो मैंने बोला मस्टर्ड ऑयल का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, कॉटन के अंदर भी पहले से 3 गुना ज़्यादा क्या हो गया, इंक्रीज हो गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जहाँ पर आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से मेजर है जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ को अचीव करने में हेल्प करते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ का मतलब होता है, सस्टेनेबल जो वर्ड है ना, आप प्रेजेंट में रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज कीजिएगा कि फ्यूचर आने वाली जनरेशन इसको देख सके, भी ऐसी होती थी गेहूँ, ऐसा होता था चना, ऐसा होता था राइस। तो इस टाइप से एग्रीकल्चर ग्रोथ को हम डिटरमाइन करते हैं। तो सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ के रिगार्डिंग। तो इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है वो देखते हैं हम सस्टेनेबल ग्रोथ के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुत सारे स्टेप उठाए गए हैं हरियाणा सरकार द्वारा कि एग्रीकल्चर को जो है अब उसको डाइवर्सिफिकेशन किया जा सके, पानी की जो कमी है वो ना होने चाहिए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज था नॉर्मल 6.3% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का पर एनम ग्रोथ रेट होती थी। लेकिन आज के टाइम में बात करता हूँ, कोविड के कारण ये थोड़ा सा कम हुआ। अगर मैं 20-21 का आपको डेटा दूँ तो ये जो रेट है आपकी ये होगी 5.7 ग्रोथ रेट। कितनी होगी? 5.7 एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं हरियाणा की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो जो हरियाणा की जो जीडीपी है, हरियाणा की जीडीपी 9.1 लाख करोड़ है। ठीक है, रुपीज़ के अंदर ये हरियाणा की जीडीपी होगी। हरियाणा का देश में जीडीपी में जो रैंक दे रखा है पूरे इंडिया में, हरियाणा का रैंक वो 13वां है। ग्रोथ रेट अभी हम पढ़ के आए 5.7% हुई है। ठीक है, और जीडीपी पर कैपिटा रेट है उसमें 5वां स्थान है अपना हरियाणा का। जीडीपी सेक्टर वाइज हम बता चुके हैं सर कि एग्रीकल्चर का जो सेक्टर जीडीपी में रेशो है वो 21% है, इंडस्ट्री का जो है वो 28% है, और सर्विस सेक्टर का जो है वो 51% है। और ये सबसे अच्छी बात होती है किसी भी स्टेट, किसी भी देश के लिए कि अगर सर्विस सेक्टर का ज़्यादा योगदान हो तो, क्योंकि वहाँ पर लागत तो ना के बराबर ही होती है। तो इसने बोला भी कौन कौन से मेजर किए गए हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, यानी कि आप बोल से एग्रीकल्चर को कैसे बूस्टअप किया जा सकता है। तो 2 तरीके अप्रोच है। एक तो क्या है, एरिया बढ़ा दो कल्टीवेशन का। कहने का मतलब पहले जहाँ पर टिब्बे वगैरह पड़े हुए थे, पहले यूज़ नहीं किया जा रहा था, उसको फ्लैट करो, उसके ऊपर खेती करो। ठीक है, पहले कम पाने वाले, फिर धीरे धीरे ऐसा किया जा सकता है। पहली बात तो वो हो जाएगा। दूसरा क्या दे रखा है, प्रोडक्टिविटी, संसाधन, टेक्नोलॉजी का आप यूज कर लो, ट्रैक्टर ले आओ, मशीनें ले आओ, जिससे क्या है, या फिर वेस्टेज कम से कम हो, वो प्रोडक्शन आप करना स्टार्ट कीजिए। तो इस टाइप से इसके मेजर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टेक्निकल मेजर और इंस्टीट्यूशनल मेजर। तो टेक्निकल मेजर के अंदर आइए क्या इंक्लूड करते हैं, देखिए फर्स्ट वन पहला आता है मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या आता है? मल्टीपल क्रॉपिंग, कि आपको एक साथ ज़्यादा फसलों का प्रोडक्शन करना चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, ठीक है, आपको सिंचाई के लिए ट्यूबवेल वगैरह हो गए, छिड़काव वगैरह हो गए, नहरों से तो करते ही करते हैं। खाद का यूज करना चाहिए, कोशिश करें कि जहाँ पे कि ऑर्गेनिक खाद हो। ठीक है, और बीज जो है वो हाई यील्डिंग वैरायटी, जिसको HYV भी बोलते हैं, ये आपको बीज यूज करने चाहिए। प्लांटेशन का प्रोटेक्शन करना चाहिए, साइंटिफिक मेथड यूज करना चाहिए आपको एग्रीकल्चर करते टाइम। फुहारा सिस्टम जिसको हम बोल सकते हैं, ताकि पानी की खपत ज़्यादा ना हो। मैकेनाइजेशन का मतलब होता है टेक्नोलॉजी यूज करना आप। ठीक है, और एग्रीकल्चर लैंड को डेवलप करने पर मेन फोकस आपका होना चाहिए, जिसके क्रॉप पैटर्न आप बदल के कर सकते हो। तो ये आता है आपका टेक्निकल। तो आपको याद रखने की टेक्निकल में कौन से आते हैं और इंस्टीट्यूशनल में कौन से, क्या पता क्रॉस चेकिंग में आपसे पूछ भी ले, तो आपको ये पता होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल मेजर की अगर मैं बात करता हूं तो इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अंडर कल्टीवेशन, के अंदर एरिया है उसको बढ़ाओ, लैंड के अंदर सुधार करो। टेनेंसी रिफॉर्म, किराएदारी जो आप ठेके पे देते हो खेतों को, उनके अंदर एक अपर लिमिट लगा दो, ताकि कोई ये ना बोल दे मुझे 1 लाख रुपए में खिला दूंगा। अभी सरकार ने फिक्स कर रखा है, उसी पे रेट पे चलेगा। ठीक है, और मार्केटिंग, जैसे मैंने बोला NCR के लगता है, तो मार्केटिंग के क्या क्या टेक्निक हो सकती है कि किसानों ने जो प्रोडक्शन कर दिया उसको मार्केटिंग, उसको अच्छे से अच्छे प्राइस पे बेचा जाना चाहिए, और क्रेडिट फिर उधार वगैरह किसानों को देना हो। तो इन दोनों को, जो टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल है, इन दोनों को ब्रीफ में यहाँ पर समझाया गया है। थोड़ा बहुत आप देखते हैं 1 by 1 क्या सिस्टम होता है। पहला आता है इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कल्टिवेशन। सबसे पहले क्या है कि कल्टिवेशन का एरिया बढ़ाइए जी। क्या बढ़ाइए? कल्टिवेशन का एरिया बढ़ाना चाहिए। कहने का मतलब पहले जब पंजाब से अलग हुआ तो 35 लाख हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर करीब 43 या 50 लाख हेक्टेयर के आसपास पहुंच गया है। इसी तरह पानी की सिंचाई,
पहले होती थी सिर्फ 38% के आसपास, जो अब 88-90 के आसपास चली गई है। SYL का मुद्दा चला ही हुआ है, हर पार्टी इसको अपने अपने संज्ञान में लेती है, अपने अपने अकॉर्डिंग। कहने का मतलब कि मेहनत कर रही है भाई पार्टी वगैरह भी, हालांकि वो कि सोल्व नहीं हो पा रहा, वो अलग मैटर है। पंजाब के साथ ये इशू आपको पता हो तो, सतलुज यमुना लिंक लहर। फिर आता है मोर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज करना, कोशिश करना कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनका कम यूज करें और जो ऑर्गेनिक है उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड की आप जो हमेशा बायोटेक वाले, कहने का मतलब होता है जिसमें पानी की कमी कम, पानी कम चाहिए, खाद कम चाहिए, वैसे बीजों का यूज़ करना चाहिए। इसके लिए हिसार के अंदर भी, HAU के अंदर भी जो अपने साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा टाइम टू टाइम प्रोडक्शन किया जाता है, काम किया जाता है। प्लांट का प्रोटेक्शन करना, ठीक है, प्लांटेशन के लिए सेंटर बनाना अलग अलग कि भी इतने प्लांट होना चाहिए, ठीक है। जैसे प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर मतलब पेड़ पौधों का बचाव कैसे करें, खेती तो होगी लेकिन कीटनाशक आ गए, जैसे अभी टिड्डा आया था पीछे, तो उसको कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर बनाए गए हैं जो पेस्टिसाइड वगैरह इनका काम करते हैं। साइंटिफिक कल्टीवेशन हरियाणा व हिसार में बता चुका हूँ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर हरियाणा, ये हम बात कर चुके हैं, ये बात करते हैं। मैकेनिज्म ट्रैक्टर वगैरह, छोटे ट्रैक्टर बना दिया, आपने देखा हो ना कृषि मेला लगता है हिसार के अंदर, अगर आप कभी गए हो तो, मौका मिला हो तो कृषि शक्ति नाम से छोटे ट्रैक्टर आ गए जिसका नाम होगा। कहने का मतलब जिसके पास ज़मीन कम है, 1-2 किला ही है, वो बड़ा ट्रैक्टर खरीद के क्या करेगा, बड़ी अर्रो करपैन वगैरह खरीद के क्या करेगा, वो क्या कर सकता है भाई, वो छोटे ट्रैक्टर आते हैं, छोटी करपैन आती है, छोटा सुहागा जिसको हम बोलते हैं समतल करने के लिए, तो अलग अलग तरीके से उनका यूज किया जा सकता है। लैंड के अंदर रिफॉर्म करना, जमींदारी सिस्टम प्रथा को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। किराएदारी वाले में सुधार किया गया है, एक लिमिट बना दी गई, मैक्सिमम इतना किराया आप ले सकते हो, ठेका ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए आप अलग अलग रेगुलर बेसिस पे मार्केट कर सकते हो, इसके लिए मार्केट कमेटी बनाई गई है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के अपने मेंबर को फ्री में या कम रेट पर इनपुट, कहने का मतलब बीज प्रोवाइड करते हैं, और सरकार भी मिनिमम प्राइस सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो सरकार बोलती है प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन ज़्यादा मतलब सप्लाई ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा मतलब डिमांड कम, डिमांड कम मतलब प्राइस कम। अब किसान तो मर गया, प्रोडक्शन करे तो मर गया, नहीं करे तो मर गया। तो इस कंडीशन में सरकार ने क्या कर दिया, सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP जिसको हम बोलते हैं वो डिसाइड किया भी इतना तो हम देंगे। और हर साल ये नया नया इश्यू होता है। जैसे अब मान लें गेहूँ कटेगी तो उसका प्राइस पहले से ही फिक्स कर दिया जाएगा, भी इतना ही रेट पर सरकार ले लेगी, और कोई से और ने नहीं लिया तो वो। क्रेडिट फैसिलिटी, आजकल लोन वगैरह की फैसिलिटी आप ले सकते हो इजीली। क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड है, या फिर सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, वहाँ पर जाकर, जो ग्रामीण बैंक हम बोलते हैं देसी भाषा में, तो वहाँ पर आप इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। या फिर अगर हम बात करेंगे तो एक नेशनल इंश्योरेंस के लिए स्कीम, अब तो हर खेत का इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी टाइप हो गया, आप ये मान लो, वरना बीमा मिलेगा ही नहीं। तो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम बनाई गई थी। इसके अंदर अलग अलग, पहले तो कम फसलों को इंक्लूड किया गया था। पहले जैसे हरियाणा के अंदर करनाल, कैथल, रोहतक, जींद, यहाँ पर ही जो हम बोलते कि जो पैडी बोल सकते हो, राइस का प्रोडक्शन का, उन्हीं के लिए बनाया गया था। किस किस के लिए? हरियाणा, कैथल, रोहतक, जींद के अंदर जो गेहूं और चावल का उत्पादन कर रखा था उसके लिए इंश्योरेंस किया गया। धीरे धीरे स्कीम पूरे हरियाणा के अंदर लॉन्च कर दी गई थी, और अब तो प्राइवेट कंपनियों को भी छूट दे दी गई है कि भी आप भी एग्रीकल्चर के लिए इंश्योरेंस कर सकते हो। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देना, जिसके लिए भारत निर्माण प्रोग्राम लॉन्च किया गया। सड़क के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, ठीक है। और लॉन्ग टर्म लोन के लिए नाबार्ड बनाया गया, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का एग्रीकल्चर। इसी तरह एग्रीकल्चर रिसर्च वगैरह, जिसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर बनाए गए थे, जो टाइम टू टाइम पर सीड का प्रोडक्शन करते हैं, पेस्टिसाइड्स का करते हैं, गुड क्वालिटी फर्टिलाइजर डेवलप करते हैं, ठीक है। अलग अलग सेंटर बनाते हैं, चाहे वो ज़मीन की उर्वरकता चेक करनी हो, चाहे पानी की, चाहे किसी के रिगार्डिंग। सोइल टेस्टिंग नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, कि किसान अपनी ज़मीन का सैंपल ले जाके, लेबोरेटरी होती है अलग अलग जगह पर, स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर चेक करवा सकता है। बायोटेक क्रॉप, कहने का मतलब बीज जो है ना बायोटेक, वो आपके, बायोटेक का मतलब क्या होता है, जहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो और कॉस्ट कम हो, ऐसे बीजों का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, ठीक है। फिर किसान कॉल सेंटर बनाया गया भाई, 6 से लेकर रात के 10 बजे तक, 7 दिन आप 1800 180 1551 पर कभी भी कॉल करो, ठीक है। फिर आता है एजुकेशन फार्मर थ्रू मीडिया। भाई मीडिया, अब आपने देखा हो तो रेडियो पे, टीवी पे किसान दूरदर्शन पे चलता रहता है भाई, कैसे फसलों का उत्पादन करना चाहिए, कैसे नहीं, मैसेज भी आते रहते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड अगर आपने ले रखा तो मैसेज वगैरह आते हैं, ऐप वगैरह आते हैं, ताकि आपको पता चल जाता है। ये भी पता चल जाता है कि भाई आगे आने वाले 1 हफ्ते में बारिश होगी नहीं होगी, ताकि किसान थोड़ा अलर्ट रह सके और उसके रिगार्डिंग अपनी सुविधा के अनुसार काम कर सके।
फिर आता है इसके अंदर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जैसे एसएमएस पोर्टल हो गया, ई ट्रेडिंग हो गया। आजकल आपने देखा हो तो भाई इंश्योरेंस के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो गया, ऑफलाइन वाला सिस्टम ना के बराबर रह गया। तो ये सारा का सारा अपना क्या था, ये सारा का सारा अपना था हरियाणा के अंदर जो एग्रीकल्चर है उसके रिलेटेड। तो ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।